हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी? आशा करता हूं सभी अच्छे होंगे। श्रीराम टेक्निकल क्लासेस के एसआरटीसी ऐप पर आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको वेलकम वीडियो में बताया, उसी तरह से हम लोग सभी कोर्सेज को यहाँ पर लेकर चलेंगे। ये कोर्सेज अभी स्टार्ट कराने वाला हूँ, जो आप लोगों के आईटीआई लेवल के सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगा। सबसे पहले हम इस कोर्स के माध्यम से जो पढ़ने वाले हैं वो फर्स्ट टॉपिक एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं, जो किसी भी साइंस पोर्शन या किसी टेक्निकल पोर्शन या किसी भी इंजीनियरिंग फील्ड को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले पढ़ना होता है। चाहे आईटीआई करो, चाहे आप लोग कोई भी चीज़ पढ़ते हैं, सबसे पहले हमें कुछ एटॉमिक स्ट्रक्चर का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। हम यहाँ पर वो एटॉमिक स्ट्रक्चर का नॉलेज देंगे जो आपके लिए इलेक्ट्रिकल में यूजफुल रहेगी, क्योंकि हम लोग ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाकर वो नहीं पढ़ेंगे जो केमिस्ट्री के अंदर यूज आती है, हम वही एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे जो इलेक्ट्रिकल के अंदर यूज आती है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों के सामने सभी विद्यार्थियों से मेरा निवेदन है कि वो सारे विद्यार्थी जो इस क्लासेज को लाइव ले रहे हैं या इस क्लासेज को ले रहे हैं, वो रजिस्टर और पेन लेकर बैठे और साथ के साथ अपने नोट्स बढ़िया तैयार करते रहें, ताकि आपके लिए वो रिवाइज के लिए या रिवीजन के लिए आप लोगों के आपके पास हों। और नोट्स बनाने से बहुत कुछ याद हो जाता है, ध्यान रखना। तो जितना आपको पढ़ाया जा रहा है उसके नोट्स तैयार करें, हालांकि मैं पीडीएफ भी अवेलेबल आप लोगों को करवा दूंगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर, जिसे आप बोलते हो परमाणु संरचना। दोस्तों, आपके अनुसार अगर परमाणु संरचना की बात की जाए तो परमाणु होता क्या है, परमाणु किसे कहते हैं? एटम्स की अगर बात करें तो एटम होता क्या है, जिसे आप कहते हैं दोस्तों परमाणु। परमाणु की परिभाषा की बात करें तो आप कहते हैं दोस्तों, प्रकृति का वह छोटे से छोटा कण, प्रकृति का वह छोटे से छोटा कण जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, लेकिन प्रकृति में मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता। प्रकृति में मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता। तो दोस्तों, आपके सामने जो क्वेश्चन पुट होता है यहाँ पर, वो ये होता है कि फिर कैसी अवस्था में पाया जाता है, नहीं पाया जाता। तो दोस्तों, आपके सामने जो क्वेश्चन क्रिएट होगा वो क्वेश्चन ये क्रिएट होगा कि फिर वो कैसी अवस्था में पाया जाता है, वो किस अवस्था में पाया जाता है। तो दोस्तों, एक बात अच्छी तरह ध्यान रखना, परमाणु जो होता है प्रकृति में कभी भी फ्रीली नहीं पाया जाता, वो किसी दूसरे परमाणु के साथ इलेक्ट्रॉन्स का साझा करके सह संयोजी बॉन्ड बनाकर रहता है। इलेक्ट्रॉन्स का साझा क्यों करता है? इलेक्ट्रॉन्स का साझा अपनी संयोजकता पूरा करने के लिए करता है। किसी भी परमाणु के अंदर बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगा इलेक्ट्रॉन का साझा। परमाणु में एक होता है नाभिक, जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियर, और नाभिक के चारों तरफ कुछ होती है ऑर्बिट, जिसे आप कहते हैं कक्षाएं। इन कक्षाओं के अंदर इलेक्ट्रॉन मूव करते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। इन कक्षाओं की अगर बात करें तो इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स मूव करते रहेंगे, इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर चक्कर लगाते रहेंगे, और ये इलेक्ट्रॉन्स जब मूव करते रहेंगे तो इन इलेक्ट्रॉनों को, ये इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे परमाणु के साथ साझा करके जो बॉन्ड बनाते हैं, उस बॉन्ड को ही कहते हैं दोस्तों सह संयोजी बॉन्ड। क्या कहते हैं दोस्तों? सह संयोजी बॉन्ड। ऐसे इलेक्ट्रॉन जो किसी दूसरे परमाणु के साथ इलेक्ट्रॉनों का साझा करते हैं, उस साझा करने में जो इलेक्ट्रॉन्स का यूज होता है वो कहलाते हैं दोस्तों सह संयोजी इलेक्ट्रॉन। क्या कहलाते हैं दोस्तों? सह संयोजी इलेक्ट्रॉन। और जो बॉन्ड बना है वो क्या कहलाता है?
सहसंयोजी बंध। ये सहसंयोजी इलेक्ट्रॉन कौन सी कक्षा में होते हैं और ये सहसंयोजी बंध बनता है वो इसमें कौन से इलेक्ट्रॉन्स भाग लेते हैं? ध्यान रखना, इसमें जो भाग लेते हैं सबसे बाहरी कक्षा के ही इलेक्ट्रॉन्स भाग लेते हैं। किसी अंदरूनी कक्षा का कोई भी इलेक्ट्रॉन्स इस बॉन्ड को बनाने में भाग नहीं लेता है। किसी भी कक्षा का कोई भी इलेक्ट्रॉन्स अन्य कक्षा का, बाहरी कक्षा के अलावा जितनी भी कक्षाएं होती हैं उन कक्षा का कोई भी इलेक्ट्रॉन्स इस बॉन्ड को बनाने में भाग नहीं लेता है। ध्यान रखना, सिर्फ बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन्स इस बॉन्ड को बनाने में भाग लेंगे। और एक बात अच्छी तरह ध्यान रखना, अगर किसी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, किसी परमाणु की यदि बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो 8 इलेक्ट्रॉन होने की कंडीशन में वह किसी दूसरे परमाणु के साथ साझा नहीं करता है इलेक्ट्रॉनों का, क्योंकि किसी भी परमाणु में कभी भी बाहरी कक्षा के अंदर 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते हैं। ध्यान रखना, यहाँ पर ये जो साझा करता है वो 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने का प्रयास करता है, इसलिए करता है। सहसंयोजी बॉन्ड भी इसीलिए बनाता है कि प्रत्येक परमाणु ये चाहता है कि उसकी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो, और यदि 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं तो ऐसी कंडीशन में वो दूसरे परमाणु के साथ साझा नहीं करेगा, दूसरे परमाणु के साथ इलेक्ट्रॉनों का बॉन्ड नहीं बनाएगा। ध्यान रखना इस चीज़ का, अगर बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हैं तो कभी भी वह बॉन्ड नहीं बनाता है। और ध्यान रखना दोस्तों, किसी परमाणु के अंदर अधिकतम जो बॉन्ड बन सकते हैं वो 4 ही बन सकते हैं। वो किस में बनते हैं? अर्धचालकों में। अर्धचालक जो होते हैं उनकी बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और 4 के साथ अगर वो साझा करेंगे तो कितना बना लेंगे? 8। कितने बना लेंगे? 8। लेकिन अगर बाहर की कक्षा में 3 ही होंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा वो 3 ही बॉन्ड बना सकते हैं, इससे ज़्यादा बॉन्ड पॉसिबल नहीं है। और अगर बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे तब ऐसी कंडीशन में भी वो बॉन्ड ज़्यादा नहीं बना सकते, ऐसी कंडीशन में भी वो बॉन्ड ज़्यादा नहीं बना सकते। अगर बाहरी कक्षा में 5 हैं तो भी 3 ही बॉन्ड बना पाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम, इससे ज़्यादा बॉन्ड पर बनाना पॉसिबल नहीं है। उसका सबसे बड़ा जो रीज़न है, उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि कभी भी किसी परमाणु की बाहरी कक्षा में 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते हैं, और 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पॉसिबल ही नहीं है किसी भी कंडीशन में। ध्यान रखना, तो आपसे क्वेश्चन जो पूछा जाता है किसी परमाणु की बाहरी कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो आप क्या जवाब दोगे? 8। आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है, वो ये पूछा जा सकता है किसी परमाणु की किस कक्षा के इलेक्ट्रॉन सहसंयोजी बॉन्ड बनाने में भाग लेते हैं, तो आप क्या बोलोगे? बाहरी कक्षा के। किसी भी परमाणु की बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कंटिन्यू मूव करते रहते हैं, चाहे अंदरूनी कंटिन्यू मूव करते रहते हैं और एक ही कक्षा में मूव करते रहते हैं। उसका रीजन जो सबसे बड़ा रहता है वो ये रहता है कि इन कक्षाओं के अंदर ऊर्जा का लेवल समान रहता है। ऊर्जा का लेवल क्या रहता है? समान। इसीलिए इन कक्षाओं को ऊर्जा स्तर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऊर्जा स्तर। इसीलिए इलेक्ट्रॉन इसमें कंटिन्यू चक्कर लगाता रहता है। वॉर ने एक मॉडल दिया था, वॉर के मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से चक्कर लगाना चाहिए था, इस तरह से चक्कर लगाना चाहिए था, और नाभिक पॉजिटिव होने की वजह से इसको अपनी तरफ खींचता तो नाभिक के अंदर गिर जाना चाहिए था। लेकिन ये मॉडल फेल हो गया था। ऐसा नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन जिस कक्षा में चक्कर लगा रहा है उसी कक्षा में अनंत समय तक चक्कर लगाता रहेगा, बशर्ते उसकी ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं हो। अगर हम एनर्जी देते हैं या एनर्जी उससे ड्रॉप करते हैं तो ऐसी कंडीशन में हो सकता है इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा से अंदरूनी या अंदर से मुक्त भी हो सकता है इलेक्ट्रॉन। तो ध्यान रखना, किसी भी परमाणु के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बाहरी कक्षा में वो मैक्सिमम 8 हो सकते हैं। अगर वह बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन रखता है तो 4 सहसंयोजी बॉन्ड बना सकता है मैक्सिमम। 4 से ज़्यादा सहसंयोजी बॉन्ड कभी नहीं बनते, जो कि क्या होता है? अर्धचालक। 4 अगर सहसंयोजी बॉन्ड बन रहे हैं, अगर बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है खुद के परमाणु में, तो वो कहलाएगा अर्धचालक। सेमीकंडक्टर के अंदर बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। और कुचालक में कितने होते हैं? 8। ध्यान रखना, वे परमाणु जिनकी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कभी भी सहसंयोजी बॉन्ड अर्थात कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स नहीं बनाते हैं, और उन्हें कहा जाता है निष्क्रिय। जैसे आप निष्क्रिय गैस पढ़ते हैं, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, नियॉन है, ये हमारी क्या है? निष्क्रिय गैसें हैं जिसकी बाहरी कक्षा में ऑलरेडी पहले से ही 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और वो कभी भी
वो कभी भी किसी भी कंडीशन में हमारी रासायनिक अभिक्रिया नहीं करती हैं। इसीलिए बल्ब वगैरह में अगर बात करते हैं तो कौन सी गैस भरी जाती है, आर्गन गैस भरी जाती है। उसका सबसे बड़ा रीजन क्या रहता है कि वो एक निष्क्रिय गैस है। क्या है वो? एक निष्क्रिय गैस है। निष्क्रिय गैस क्यों है कि उसकी भारी कक्षा में 8 जो परमाणु होते हैं उनकी भारी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 8 इलेक्ट्रॉन होने के कारण वो रासायनिक अभिक्रिया नहीं करती हैं। और जब तक रासायनिक अभिक्रिया या रिएक्शन नहीं होगी तब तक किसी चीज़ का वाष्पीकरण नहीं हो सकता है, इसलिए हमें उनका प्रयोग करते हैं। परमाणु की अगर बात करें तो परमाणु के अंदर बेसिकली क्या क्या होते हैं? परमाणु के अंदर बेसिकली देखा जाए तो नाभिक होता है, नाभिक के चारों तरफ कक्षाएं होती हैं और कक्षा में क्या रहते हैं? इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। उसके बारे में हम बात करते हैं कि नाभिक में क्या रहता है और कितना रहता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे अभी आपके सामने। तो दोस्तों परमाणु किसे कहते हैं ये चीज़ आप लोगों को समझ में आई होगी। परमाणु कैसे व्यवहार करता है ये चीज़ आप लोगों को समझ में आएगी। कभी भी ये मुक्त अवस्था में नहीं रहता, किस तरह से रहता है? किसी दूसरे परमाणु के साथ इलेक्ट्रॉन्स का साझा करके रहता है, किसी दूसरे परमाणु के साथ इलेक्ट्रॉन्स का साझा करके रहता है। परमाणु के अंदर जो नाभिक है, जो न्यूक्लियर है, नाभिक है, इस नाभिक के अंदर इलेक्ट्रॉन्स रहेगा और क्या रहेगा दोस्तों? इसके अंदर प्रोटॉन्स रहेगा। उसके अंदर क्या रहेगा? प्रोटॉन्स रहेगा। प्रोटॉन पर कैसा चार्ज होता है? प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन्स की अगर बात करें तो इलेक्ट्रॉन्स पर कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। और बाहरी कक्षा में जो रहते हैं वो क्या रहते हैं दोस्तों? इलेक्ट्रॉन्स। क्या रहते हैं? नाभिक में न्यूट्रॉन रहता है, सॉरी न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं रहता। बाहरी कक्षा में रहते हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन पर अगर बात करें तो इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज रहता है दोस्तों? नेगेटिव चार्ज रहता है। ध्यान रखना परमाणु के अंदर ये कक्षाएं जो होती हैं, ये कक्षाएं 2n² के क्रम में इन कक्षाओं के अंदर इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। n क्या है यहाँ पर? नंबर ऑफ ऑर्बिट। नंबर ऑफ ऑर्बिट, ऑर्बिट का मतलब होता है कक्षा। मैंने कहा पहली कक्षा में फर्स्ट स्टेज में कितने इलेक्ट्रॉन्स भरे जाएंगे? तो आप कहोगे दोस्तों 2 इलेक्ट्रॉन। मैं बोलता हूँ सेकंड स्टेज में कितने भरे जाएंगे? तो आप क्या कहोगे दोस्तों? 4। मैं बोलता हूँ थर्ड स्टेज में कितने भरे जाएंगे? तो आप कहोगे दोस्तों 8। थर्ड स्टेज में कितने भरे जाएंगे? 18। ये क्रम चलता रहेगा। लेकिन एक बात अच्छी तरह ध्यान रखना, 2, 8, 18, लेकिन ध्यान रखो बाहरी कक्षा पर यह क्रम लागू नहीं होता। सबसे बाहर की कक्षा जो है, आउट ऑर्बिट जो है, आउट ऑर्बिट जो है उसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 8। 8 से ज़्यादा ये क्रम चलता है 2n²। n का मतलब नंबर ऑफ ऑर्बिट। पहली कक्षा में 1 का स्क्वायर इंटू 2 करेंगे तो 2, 2 का स्क्वायर 4 दूनी 8, 3 का स्क्वायर 3 9 दूनी 18। ये क्रम चलेगा अंदर से बाहर की तरफ। लेकिन जब सबसे बाहर की कक्षा की जब बात आती है तो उसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, इससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो सकते। दोस्तों अब बात करें हम लोग इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की, तो आपने क्या देखा? इलेक्ट्रॉन्स पर नेगेटिव चार्ज रहता है जो बाहरी कक्षा में उपस्थित होते हैं। प्रोटॉन्स की अगर बात करते हैं तो प्रोटॉन्स पर कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। न्यूट्रॉन्स पर कोई चार्ज नहीं होता है। दोस्तों आप लोगों को अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि परमाणु के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मतलब समझ रहे हैं ना मेरी बात? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। परमाणु में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वही कहलाती है परमाणु संख्या। क्या कहलाती है दोस्तों? परमाणु संख्या। और इस परमाणु संख्या को और क्या कह सकते हैं दोस्तों? परमाणु क्रमांक। क्या कह सकते हैं? परमाणु क्रमांक। आपसे पूछ सकते हैं कि किसी परमाणु के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन है तो उसका परमाणु क्रमांक क्या होगा? 10 ही होगा। किसी परमाणु के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन है तो उसका परमाणु क्रमांक क्या होगा? 10 ही होगा। किसी परमाणु के अंदर 20 इलेक्ट्रॉन है तो उसका परमाणु क्रमांक क्या होगा? 20 ही होगा। समझ रहे हैं मेरी बात? किसी भी हम लोग बात करते हैं परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या की तो वो क्या कहलाती है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और एक बात और ध्यान रखना, ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या या परमाणु क्रमांक जो होता है ये ही प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है।
कितने? प्रोटॉनों की संख्या। अब दोस्तों मैं आप लोगों से जो क्वेश्चन पूछने वाला हूँ वो पूछने वाला हूँ कि निम्न में से कौन सा परमाणु संख्या को दर्शाएगा। ऑप्शन में पहला है इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, दूसरा है प्रोटॉनों की संख्या, तीसरा है न्यूट्रॉनों की संख्या, चौथा सभी। आप लोगों से अगर पूछा जाए निम्न में से कौन सा परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या को दर्शाएगा और इस तरह का अगर सवाल पूछ लिया जाए आपसे तो आप क्या जवाब दोगे? इसके लिए ध्यान रखो इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या बराबर है। ये मैंने आपसे यहाँ पर समझाया कि परमाणु के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही क्या रहते हैं? प्रोटॉन होते हैं। तो जवाब तो दोनों सही है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या, लेकिन इस तरह इसमें से तीसरा ऑप्शन न्यूट्रॉनों की संख्या भी दे रखा है और चौथा उपयुक्त सभी दे रखा है। इट्स मीन जवाब एक ही देना पड़ेगा या उपयुक्त सभी देना पड़ेगा। तो उपयुक्त सभी तो हो नहीं सकता क्योंकि न्यूट्रॉनों की संख्या तो डिफरेंस रहती है, भिन्न रहती है। न्यूट्रॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर नहीं होती है, इसलिए ये जवाब नहीं हो सकता कि उपयुक्त सभी। तो क्या जवाब दे? इलेक्ट्रॉनों की संख्या देते हैं तो आपको ये भी अच्छी तरह से पता है कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या बराबर होती है। परमाणु के अंदर जितनी इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है उतनी ही प्रोटॉनों की संख्या रहती है, जिसे हम क्या कहते हैं? परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक। ध्यान रखना। तो इसलिए क्या जवाब दोगे आप लोग? क्या जवाब दोगे? ऐसी कंडीशन में क्या होता है, क्वेश्चन मोस्टली क्वेश्चन गलत करके आता है स्टूडेंट्स। हम पढ़ते हैं, हर चीज़ को पढ़ते हैं, लेकिन जब तक हम लोगों को नॉलेज नहीं होगा तब तक प्रॉपर आंसर देना पॉसिबल नहीं हो पाता है। और प्रॉपर आंसर अगर नहीं मिल पाता है तो ऐसी कंडीशन में हम नेगेटिव में चले जाते हैं। ना तो इस तरह के क्वेश्चन को आप छोड़ सकते हो, और अगर करते हो तो हो सकता है आपका गलत हो गया, और गलत हो गया तो आप लोग कहाँ जाते हो? नेगेटिव में जाते हो। तो ऐसी कंडीशन नहीं होनी चाहिए। आप लोगों को पता होना चाहिए किसी परमाणु के अंदर जो प्रोटॉन होते हैं वो न्यूक्लियर अर्थात नाभिक में होते हैं, और अगर बात करते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो ये बाहरी कक्षा में होते हैं। बाहरी कक्षा की अगर बात करें, बाहरी कक्षा से इलेक्ट्रॉन्स मूव होते हैं। जब करंट्स फ्लो होता है, जब एनर्जी दी जाती है तो इलेक्ट्रॉन्स मूव होने लगते हैं। मूव होने का मतलब कक्षा से बाहर भी जा सकते हैं और कक्षा के अंदर भी आ सकते हैं। ध्यान रखना इस चीज़ का। इसलिए इस चीज़ को अच्छी तरह से याद रखो कि इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम या ज़्यादा होती रहती है बाहरी कक्षा में, कम या ज़्यादा होती रहती है बाहरी कक्षा में। इसलिए हम इलेक्ट्रॉनों की संख्या को प्राथमिकता न देकर प्रोटॉनों की संख्या को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि प्रोटॉनों की संख्या कभी चेंज नहीं होती है। प्रोटॉनों की संख्या हमेशा क्या रहती है? फिक्स रहती है। प्रोटॉनों की संख्या क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। समझ रहे हैं मेरे बात दोस्तों, क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? तो एक बात अच्छी तरह से याद रखो, प्रोटॉनों की संख्या ही हमारा इसका आंसर रहेगा। परमाणु में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं प्रोटॉनों के बराबर ही होते हैं, जिसे परमाणु संख्या कहते हैं। दोस्तों अगर हम बात करें किसकी? परमाणु संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या की, तो एक आप लोगों ने पढ़ा होगा परमाणु भार। क्या पढ़ा होगा? परमाणु भार, एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट क्या होता है? परमाणु संख्या, परमाणु संख्या, परमाणु संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। क्या होगी? न्यूट्रॉनों की संख्या। अगर इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉनों की संख्या दे रखी है वही परमाणु संख्या होती है, उसमें अगर न्यूट्रॉनों की संख्या जोड़ दी जाए तो क्या कहलाएगा? आपका परमाणु भार, एटॉमिक वेट। अगर हम यहाँ पर न्यूट्रॉनों की संख्या निकालना चाहें, न्यूट्रॉनों की संख्या निकालना चाहें तो न्यूट्रॉनों की संख्या कैसे होगी कि परमाणु भार में से आप परमाणु संख्या घटा सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगी आपकी? ये आपकी हो जाएगी परमाणु न्यूट्रॉनों की संख्या। इस तरीके से निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने बात किया, एग्जाम्पल के तौर पर बात किया, किसी परमाणु के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन है, किसी परमाणु के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन है जिसका परमाणु भार 18 है, तो न्यूट्रॉनों की संख्या याद कीजिए। तो न्यूट्रॉनों की संख्या कैसे याद करोगे? एटॉमिक वेट माइनस परमाणु संख्या, परमाणु संख्या। नंबर एटॉमिक वेट कितना है? 2। परमाणु भार कितना है? 18। और परमाणु संख्या कितनी है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर तो 10। तो न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी?
8 न्यूट्रॉन होंगे। कितने होंगे दोस्तों? 8 न्यूट्रॉन। तो आप इस तरीके के क्वेश्चन समझ चुके होंगे। दोस्तों फर्स्ट लेक्चर होने की वजह से मैं इसको थोड़ा सा कम रखूँगा, और सेकंड लेक्चर, सभी लेक्चर 45 मिनट के, 45 से 50 मिनट के सभी लेक्चर होंगे आपके, क्योंकि सामने अगर टीचर्स रहता है तो 1 या 2 घंटे के लेक्चर देने में कोई दिक्कत नहीं आती है, स्टूडेंट एक्सेप्ट कर लेता है। लेकिन 45 मिनट का सफिशियंट रहेगा एक लेक्चर। 45 मिनट का सफिशियंट लेक्चर इसलिए रहेगा कि 45 मिनट में जब कैमरे के सामने पढ़ाया जाता है तो 1.5 घंटे का पढ़ा दिया जाता है। समझ रहे हैं मेरी बात? तो 1.5 घंटे का पढ़ा दिया जाता है, क्योंकि बच्चों से टॉक नहीं होती है। अगर क्लासेज में होते हैं तो बच्चों से टॉक बहुत होती है और टाइम वेस्टेज भी होता है। तो यहाँ पर आप लोगों ने सारी चीज़ें थोड़ा सा देखा। इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वापस से मिलते हैं SRTC ऐप पर। नमस्कार।